जब तक संसद तब तक संग्राम थी, क्योंकि किसानों के इरादे तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। गुरुवार को किसानों ने 6 महीने बाद दिल्ली में दस्तक दी और जंतर मंतर पर अपनी संसद लगाकर ऐलान कर दिया कि जब तक मॉनसून सत्र चलेगा तब तक उनका संग्राम यूं ही जारी रहेगा। हालांकि किसानों को यह आंदोलन करने की परमिशन शर्तों पर मिली है, लेकिन किसानों के इरादे बता रहे हैं कि वो इस बार आर पार के मूड में है। 6 महीने बाद दिल्ली में किसानों की दस्तक, जंतर मंतर पर लगाई अपनी संसद। संसद के बाहर किसान संसद। होगा कि फिर कितना दोषी है, हम मिलकर मोदी कितना दोषी है, सब पता चल जाएगा खुली बात में। क्या इस बार होगा फाइनल मंथन? अंदर सांसद, बाहर किसान, जब तक है सत्र तब तक संग्राम। आंदोलन का नया तेवर या चुनावी ट्रेलर? छह महीने बाद एक बार फिर दिल्ली में किसानों ने दस्तक दी और जंतर मंतर पर अपनी संसद लगाकर जासूसी कांड से तप रही संसद के सियासी मिजाज को और ज्यादा गर्म कर दिया। 26 जनवरी की हिंसा के बाद यह पहली बार है जब किसान दिल्ली पहुंचे। देख सकते हैं यहाँ पर 200 किसान मौजूद होकर अपनी संसद चला रहे हैं और यहाँ पर कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन किसानों का चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने राकेश टिकैत भी बैठे हुए हैं इस धरने में और लगातार यहाँ पर किसान अपनी बातों को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कृषि कानून किसान विरोधी कैसे है और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान अपनी बातों को रख रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शर्तों के साथ किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी है, जिसमें सिर्फ 200 किसान ही प्रदर्शन में शामिल हो सकेंगे। ये परमिशन 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक के लिए है। किसान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन कर सकेंगे। हर रोज किसानों को बसों के द्वारा लाया जाएगा और शाम होते ही वापस छोड़ दिया जाएगा। 26 जनवरी की हिंसा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के दोनों तरफ और सभी बॉर्डर पर सुरक्षा ज्यादा कड़ी कर दी है। अगर कहीं हिंसा या कोई बवाल होता है तो इसकी निगरानी के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस ने किसानों को इस शर्त पर प्रदर्शन की इजाजत दी कि वो संसद तक कोई मार्च नहीं निकालेंगे। तीनों नए कृषि कानून के खिलाफ किसान 26 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पहली बार उनको जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की इजाजत मिली है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे तमाम सही तैयारियां हैं। जब किसान आएंगे तो किस तरीके से यहाँ पे एंट्री होगी। जो यहाँ पे जगह दी गई है वहाँ पे बाकायदे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। केवल 200 किसानों को परमिशन दी गई है। उन 200 किसानों का आई कार्ड संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी होगा। किसानों को अपने साथ आई कार्ड और आधार कार्ड रखना होगा, तभी उनको इस जगह पे प्रवेश मिलेगा। जो जगह आप खाली देख रहे हैं यहीं पर किसान अपना बैठेंगे, यहाँ संसद लगाएंगे। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो भी कर सकते हैं उनको करने की इजाजत है, लेकिन अगर शांति भंग की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जंतर मंतर का प्रदर्शन बता रहा है कि किसान इस बार आर पार के मूड में हैं। किसानों की नजर इस बात पर भी है कि संसद में कौन सा दल उनका मुद्दा उठा रहा है और कौन खामोश है। बातचीत हुई, फिर ये जब तक वो चलते रहेगी यहाँ पर अपनी बात लोग कहते रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का ये भी एक तरीका है। आगे का पता नहीं भाई, अभी तो जब तक पार्लियामेंट चलेगी जब तक हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे। आगे का आंदोलन वहाँ पर धरना चल ही रहा है हमारा। हालांकि किसानों के जंतर मंतर पर प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने भी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। राहुल कुछ कांग्रेस सांसदों के साथ संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए।
वहीं संसद के अंदर भी कई राजनीतिक दल किसानों के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। गुरुवार को जब जासूसी और कोरोना जैसे मामलों पर संसद का पारा चढ़ा था, तब संसद के बाहर किसान कृषि कानून के खिलाफ अपना झंडा बुलंद कर रहे थे। गौरतलब है कि किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसान संगठनों की केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन सभी बैठकों में नतीजा ढाक के 3 पात ही निकला, मतलब कोई समाधान ही नहीं हुआ। किसान तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि वो किसानों की मांगों के मुताबिक कानून में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन कानून कतई वापस नहीं लेगी। बातचीत हुई, फिर ये जब तक वो चलते रहेगी यहाँ पर अपनी बात लोग कहते रहेंगे। नहीं, जब वो कंडीशनल बात करना चाहेंगे तो कंडीशनल बात किसान नहीं करेंगे। जहाँ तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। बलराम पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। किसान तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। उनका साफ कहना है कि उन्हें तीनों कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उधर सरकार का साफ कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। ऐसे में सवाल बड़ा है कि इस आंदोलन का अब क्या होगा, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच अब तक कई दर्जन भर बात हो चुकी है। क्या फिर एक बार सरकार और किसान बातचीत की टेबल पर होंगे, और क्या इस बार बात बनेगी? रिपोर्ट देखिए। संदेश ये है कि हम किसान हैं, किसान एक तरह से किसान और सरकार के बीच अनऑफिशियल और ऑफिशियल कुल मिलाकर 12 दौर की बात हुई। इन बैठकों में कब क्या हुआ, क्या किसानों का रुख था और क्या सरकार का पक्ष, अभी आपको समझाते हैं। पहली बैठक 14 अक्टूबर 2020 को हुई। मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए। किसान संगठनों ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया। किसानों ने कहा कि वो कृषि मंत्री से ही बात करना चाहते हैं। दूसरी बैठक 13 नवंबर 2020 को हुई। इस बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की। बातचीत 7 घंटे तक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तीसरी बैठक 1 दिसंबर 2020 को हुई। इस बार 3 घंटे बात हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर ही अड़े रहे। चौथी बैठक 3 दिसंबर 2020 को हुई। 7.5 घंटे तक बातचीत चली। सरकार ने वादा किया कि एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों का कहना था कि सरकार तीनों कानून भी रद्द करे। पांचवी बैठक हुई 5 दिसंबर 2020 को। सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि कानून रद्द करने पर सरकार हां या ना में जवाब दे। छठवीं बैठक हुई 3 दिन बाद 8 दिसंबर 2020 को। भारत बंद के दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अगले दिन सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने इसे ठुकरा दिया। लंबे अंतराल के बाद 7वीं बैठक हुई 30 दिसंबर 2020 को। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बार 2 मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन 2 मुद्दों पर भी मतभेद कायम रहा। 8वीं बैठक हुई 4 जनवरी 2021 को। इस दिन 4 घंटे चली बैठक में किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। इसके बाद 9वीं बैठक हुई 4 दिन बाद 8 जनवरी 2021 को। किसानों ने बैठक में तल्ख रुख अपनाया। बैठक में किसान नेताओं ने पोस्टर भी लगाए, जिन पर गुरुमुखी में लिखा था मरेंगे या जीतेंगे, और बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद 10वीं बैठक हुई 15 जनवरी 2021 को। करीब 4 घंटे तक बैठक चली। किसान कानून वापसी पर अड़े रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आपको भी सरकार की कुछ बातें माननी चाहिए। इसके बाद 11वीं बैठक होती है 5 दिन बाद 20 जनवरी 2021 को। केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि 1.5 साल तक कानून लागू नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा एमएसपी पर बातचीत के लिए कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन किसान तैयार नहीं हुए। 12वीं और आखिरी बैठक थी 22 जनवरी 2021 की। कहने को बैठक 5 घंटे चली, लेकिन आमने सामने सिर्फ 30 मिनट भी बातचीत नहीं हुई। सरकार ने किसानों से कहा कि नए कानूनों में कोई कमी नहीं है। अगर आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो बताएं, इस पर फिर चर्चा की जाएगी।
मतलब बातचीत की राउंड टेबल पर किसान और सरकार कई बार आए, लेकिन हर बार बात बनने की जगह बिगड़ती चली गई। और 26 जनवरी की हिंसा के बाद तो बची हुई गुंजाइश भी खत्म हो गई। सरकार और किसानों के बीच फिर कभी बात ही नहीं हुई। ऐसे में इस आंदोलन से बातचीत का नया रास्ता निकलता है या नहीं, ये देखने वाला होगा। क्योंकि जहां किसानों को तीनों कृषि कानून के रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं, तो वहीं सरकार का रुख भी एकदम साफ है कि कानून वापस नहीं होंगे। ऐसे में क्या बात बनेगी या फिर इस आंदोलन से और उलझेगी, इसका इंतजार है। बलराम पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। मुद्दे की बात में अब बात जासूसी की लड़ाई की, जो संसद के मचे शोर के बाद सड़क पर आ गई है। क्योंकि पेगासस की जासूसी में जिन नामों का जिक्र सामने आया है, उसमें राहुल गांधी का भी नाम है, जिसको लेकर कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक हमलावर है। गुरुवार को कांग्रेस ने पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। नारेबाजी करना, सदन से बाहर चले जाएं। जासूसी कांड में राहुल गांधी का नाम कांग्रेस ने दिखाया यूपी से उत्तराखंड तक ताव। सड़क से संसद तक हंगामा, कितना सच है जासूसी का फसाना। संसद में 3 दिन से मच रहा जासूसी कांड का शोर गुरुवार को यूपी और उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में भी सुनाई दिया। पेगासस की जासूसी बुक में राहुल गांधी का नाम सामने आने से कांग्रेस आग बबूला है। इसी को लेकर कांग्रेस ने यूपी से लेकर उत्तराखंड तक राजभवन का घेराव करने का ऐलान किया था। जहां यूपी में अजय कुमार लल्लू ने मोर्चा संभाला, तो वहीं उत्तराखंड में प्रीतम सिंह जासूसी के खिलाफ झंडा बुलंद करते हुए दिखाई दिए। लेकिन राहुल गांधी की जासूसी के विरोध में शांति मार्च निकालने जा रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा राजभवन का घेराव करते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। अजय लल्लू को नजरबंद कर दिया गया है। हम इस समय उनके घर पर मौजूद हैं और बात करेंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। अध्यक्ष जी, आगे कैसे रणनीति रहेगी, क्या आपका प्लान है? देखिए, ये सरकार आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ जासूसी करती है, उनके फोन टेप करती है, तमाम राजनीतिक सामाजिक लोगों के फोन को टेपिंग करती है, पत्रकारों के फोन को टेपिंग कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस सरकार के इस मंसूबे के खिलाफ आंदोलन कर रही है। पूरा देशव्यापी आंदोलन है। घर के सामने पहरा, जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको लाठी डंडों से पीटकर जेल की सलाखों में, जो लोग आवाज उठा रहे हैं किसान नौजवान की, उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेजना, ये सरकार की फितरत है। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं, झुकने वाली नहीं। दूसरी तरफ उत्तराखंड में प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजभवन की तरफ कूच किया, लेकिन वो राजभवन पहुंचते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दे दी। बैठे हुए लोगों के इशारे पर निजता पर हमला हो रहा है। इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी की जासूसी कराई जा रही है। अपने ही मंत्रिमंडल के मंत्रियों की जो है जासूसी और पत्रकार जगत के लोगों की जासूसी हो रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। गौरतलब है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत में कई लोगों की जासूसी की गई। इसमें एक नाम राहुल गांधी का भी आया। यही वजह है कि कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक हमलावर है। कांग्रेस की मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जासूसी कांड की न्यायिक जांच हो, ताकि जासूसी के पीछे का सारा षड्यंत्र साफ हो सके। देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। हमारे देश में जुगाड़ लगाने वालों की कमी नहीं है। मौका मिलते ही वो पैसे के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुट जाते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब दलालों ने सरकारी योजनाओं को ही निशाना बना डाला। लखनऊ में एक ऐसे ही मामले का खुलासा हुआ है, जहां जिंदा लोगों को मरा साबित करके सरकारी योजनाओं में सेंधमारी करती है।
सुहागन को विधवा बताकर यूपी में बड़ा घोटाला। पारिवारिक लाभ योजना में दलालों ने लगाया पलीता। जो जिंदा हैं उन्हीं को मरा बताया, मिली भगत से खूब कमाया। सरकार स्कीम शुरू नहीं करती कि उसमें जुगाड़ लगाकर पैसा हड़पने वाले पहले खड़े हो जाते हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। बंथरा इलाके में दलालों ने ऐसी सेटिंग भिड़ाई कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी सोच में पड़ गए। दरअसल सरकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत उन गरीब परिवारों को एक मुश्त 30,000 रुपए देती है जिनके घर 60 साल से कम उम्र के कमाऊ मुखिया की मौत हो चुकी होती है। सरकार की कोशिश होती है कि गरीब परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इस स्कीम को कमाई का जरिया बना डाला। दरअसल दलालों ने महिलाओं के आधार कार्ड और बैंक खाते की डिटेल ली। मिलीभगत के जरिए महिलाओं के पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया और सरकार की तरफ से महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए डलवा दिए। महिलाओं से बाद में 15 से 20,000 रुपए वापस भी ले लिए। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी इस मिलीभगत में शामिल हो सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट सर जारी करने की दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक होती है ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन में फर्जीवाड़ा का कोई पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें हम लोग प्रमाण पत्र देते हैं, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पंचायत सेक्रेटरी बनाता है ग्राम विकास में। तो ये जो ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन व्यवस्थाओं में ये फर्जीवाड़ा सामने आया हुआ है। जैसे ये फार्म है जो ये मुन्नी इदरीस का फार्म है और ये इसका प्रमाण पत्र बना हुआ है जो कि 33 नंबर रजिस्ट्रेशन संख्या के साथ बना है। आप देख सकते हैं इसमें दस्तखत भी है, मोहर भी है और 33 नंबर पे रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। आशंका है कि इसी तरह का फर्जीवाड़ा कई जिलों में चल रहा होगा, क्योंकि गरीब परिवार की महिलाओं को ऐसे कामों के लिए मनाना आसान होता है। वो कुछ पैसों के लिए आधार कार्ड और बाकी डिटेल देने से पीछे नहीं हटती। अब तक अकेले बंथरा में 21 ऐसी महिलाएं मिली जिनके पति जीवित हैं और उनके नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की रकम सरकार की तरफ से पहुंचा दी गई। तो उन्होंने ये जो कहा था हमसे कि जो है आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी थी, पासबुक की फोटोकॉपी मांगी थी और जो है हमसे यही कह रहे थे कि जो है शादी के उसमें पैसा मिलेगा। 20,000 ले गए हैं, 10,000 जो है हमको दिया था, कह रहे थे 10,000। एक लेडीज है इनके वहाँ, तो उन्होंने कहा 500 रुपये हमको चाहिए, तो 500 रुपये उन्हें 9,500 रुपये हमको मिला। राजधानी लखनऊ के अलावा चित्रकूट, गोरखपुर और कानपुर में भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में घपले सामने आए थे। हालांकि जब एबीपी गंगा की टीम लखनऊ के बंथरा इलाके पहुंची तो महिलाओं ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया। सारा दोष दलालों के सिर मढ़ दिया। सवाल ये भी है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और कई महत्वपूर्ण लोगों के दस्तखत होते हैं। ऐसे में ये गिरोह कैसे इतनी आसानी से गोलमाल कर सकता है, वो भी सरकारी योजनाओं के नाम पर। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। कोरोना की दो लहर बारी बारी से देश में तबाही मचा चुकी हैं। लोगों में डर है कि कहीं तीसरी लहर बर्बादी का नया अध्याय न लिख दे। इसको लेकर यूपी की योगी सरकार गंभीर है। सरकार को पता है कि अगर अब कोई गड़बड़ हुई तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों पर है। इसलिए योगी सरकार ने बच्चों की सुरक्षा की शपथ ली है और तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम योगी की शपथ, बच्चों का सुरक्षा कवच। तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी, बच्चों को नहीं छू पाएगी बीमारी। इस वक्त पूरी दुनिया तीसरी लहर के डर से थर थर कांप रही, क्योंकि ये लहर बच्चों के लिए बहुत खतरनाक बताई जा रही। लेकिन यूपी की योगी सरकार ने कोरोना के प्रकोप से बच्चों को बचाने के लिए ऐसा कवच तैयार कर दिया है जिससे न सिर्फ बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाया जा सकेगा, बल्कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों का भविष्य भी संभल जाएगा। सीएम योगी ने यूपी में बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। ये कवायद उन मासूमों के लिए है
जिनके अपने कोरोना के चलते काल के गाल में समा गए। यूपी सरकार ने ऐसे 4050 बच्चों को चिन्हित कर बाल विकास योजना का फायदा पहुंचाया। इस योजना के तहत उनके भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की गई है। अब याद करिए, जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था मार्च 2020 में, हमारे पास टेस्ट करने की कोई क्षमता नहीं थी। पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, पीएम केयर से मिले हुए सहयोग से, जनता जनार्दन और विभिन्न संस्थाओं ने दिया सहयोग, जनप्रतिनिधियों ने जो सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने स्वयं की निधि से धनराशि एकत्र की और आज यही उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। बाल सेवा योजना में नवजात से 18 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है। खुद सीएम योगी ने कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को योजना का फायदा देते हुए स्कूल बैग और सर्टिफिकेट दिए और काफी देर तक बच्चों से बात भी की। सीएम योगी ने बताया कि इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 12वीं तक की फ्री शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा 18 साल से ऊपर तक के बच्चों को फ्री टैबलेट और लैपटॉप भी दिया जाएगा। वहीं बालिग होने पर बेटियों की शादी के लिए भी सरकार की ओर से 1,01,000 रुपए की आर्थिक मदद होगी। इसके अलावा बालिग होने तक ऐसे बच्चों की चल अचल संपत्ति की कानूनी सुरक्षा भी की जाएगी। वे बच्चे अगर उनके लिए जिनके माता पिता या कोई लीगल गार्जियन नहीं है, उन बच्चों को हम लोगों ने इस वर्ष से हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे 18 अटल आवासीय विद्यालय हमारे निर्माणाधीन हैं। 18 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके हर